हाय स्मार्ट पीपल, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू सीरीज जिसका नाम है 100 डेज 3000 प्लस क्वेश्चंस। क्या सर 3000 सवाल? वेल, हम इसे एक वीडियो में 3000 सवाल नहीं लगाने वाले। वी हैव 100 डेज। आप जानते हैं कि यार आज से हमारे पास नीट एग्जामिनेशन में 100 के आसपास दिन बचे हैं, तो इन आने वाले 100 दिनों में हम लगाने वाले हैं 3000 सवाल, जिसमें से हर रोज एक वीडियो आएगी जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। दूसरी बात, ये 30 सवाल कोई नॉर्मल सवाल नहीं होने वाले, ये होंगे गुड सवाल, क्वालिटी सवाल होंगे ये, जिसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग ये सब कुछ लगने वाली है। तो इट्स नॉट जस्ट लाइक नॉर्मल आपके बुक्स की क्वेश्चन नहीं है, ये काफ़ी अच्छे सवाल हैं और ऑब्वियसली PYQs भी इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो इन सब सवालों को लगाने के बाद आई होप कि यार एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाएगा। एंड व्हाट आई फील यार कि इस बार थ्योरी के साथ रिवाइज करना, वापस से वन शॉट लेके आना, इससे बेटर है कि यार सवालों के साथ ही क्यों ना इस बार रिवीजन किया जाए, है ना? बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू मेक प्रोग्रेस, राइट? तो स्टार्ट करेंगे हमारे पहले सवाल के साथ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। जिस सवाल में आपको लगता है कि यार ये सवाल तो मुझे आता है, देन लीव इट, है ना? क्वेश्चन का टिक करके आंसर देख के आगे बढ़ जाइए। एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये समय आपका है, आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सवाल आपको लगता है कि यार मुझे अच्छे से आता है, इसका थियोरेटिकल आंसर भी मुझे पता है, तो आप उस सॉल्यूशन को मिस करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन नंबर 1 हम इस टाइम पे कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको इसके ना दूसरे नाम बता दूं। सो दिस पर्टिकुलर डिसीज, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि CHD कॉरोनरी हार्ट डिसीज, या इसी को आप CAD भी कहते हैं, या इसी को आप इस्चमिक हार्ट डिसीज भी कहते हैं। ठीक है, इसी का एक और नाम है अथेरोस्क्लेरोसिस। फाइन, तो ये सारे नाम जो हैं इसी पर्टिकुलर डिसीज के नाम है। किसी भी सवाल पे जवाब मतलब सवाल आ सकता है बेसिकली। ठीक है, CAD स्टैंड्स फॉर कॉरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर। ओके, अब आते हैं सवाल पे। कह रहा है फर्स्ट स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। अच्छा, होता है क्या इस डिसीज में? तो आपको पता होना चाहिए कि यार इस पर्टिकुलर डिसीज में जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है ना, लाइक वी हैव एन आर्टरी, तो इस आर्टरी में क्या होगा, सॉरी, लाइक व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर? सो वी कैन से इस आर्टरी में कुछ कुछ जगहों पे रास्तों में बीच बीच में क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल की, फैट की, ट्राइग्लिसराइड, फाइबर्स, इन सब के ना एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस यू कैन से कि जो ब्लड का फ्लो है वो अफेक्ट हो जाएगा। मतलब ब्लड जो है ना वो ठीक से फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ब्लड का फ्लो अगर रेस्ट्रिक्ट होगा तो यार आपकी जो हार्ट की मसल्स हैं उन तक भी ब्लड ठीक से नहीं पहुंच पाएगा, राइट? सो आई कैन से कि आपकी जो हार्ट की मसल्स हैं, और आई कैन से it will lead to insufficient supply of blood to heart। ठीक है, हार्ट तक जो है प्रॉपरली ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज। एंड व्हाट कैन बी दिस कैन बी एनी फैट मॉलिक्यूल, दिस कैन बी ट्राइग्लिसराइड, या फिर कैल्शियम हो सकता है, या फाइबर्स हो सकते हैं। ठीक है, एनीथिंग, इट कैन बेसिकली रेस्ट्रिक्ट द पाथवे। तो इस वजह से क्या होगा, बेसिकली इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई जो है नहीं पहुंच पाएगी हार्ट को। एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू फर्दर, इफ इट्स नॉट ट्रीटेड, देन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इट कैन ऑल्सो लीड टू मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन विच इज पॉपुलरली कॉल्ड एज हार्ट अटैक। ओके, तो ये भी हो सकता है। अच्छा, बाकी ऑप्शंस पर अगर हम एक बार नजर मारने की कोशिश करें तो हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इज सेइंग स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है ना, ये आपकी हार्ट डिसीज कॉज कर सकता है, मगर कौन सी वाली? सो इट कैन बेसिकली कैन कॉज, इट कैन कॉज रूमेटिक हार्ट डिसीज। एंड व्हाट हैपन इन दिस रूमेटिक हार्ट डिसीज, यहाँ पे आप देखते हो कि जो वेल्स ऑफ हार्ट है ना, वेल्स ऑफ हार्ट गॉट डैमेज।
और improper working of these. So basically this is caused by Streptococcus bacteria. Inflammation of pericardium, ऐसा कुछ खास डिसऑर्डर हमने नहीं पढ़ा है हमारे सिलेबस में कि आपकी जो हार्ट की लेयर्स हैं उनके रिगार्डिंग कोई डिसऑर्डर हो. लास्ट है आपके पास वीकनिंग ऑफ हार्ट वेल्स. तो हार्ट वेल्स अगर वीक हो जाएं तो इट कैन प्रोड्यूस द मर्मर साउंड, बट ऑल्दो दैट्स ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू आवर क्वेश्चन. ओके, तो होपफुली नाउ यू गॉट द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. आते हैं अगले सवाल पे. सेम फॉर यू, क्वेश्चन को रीड कीजिए, देखिए, है ना, अटेम्प्टेड बाय योरसेल्फ, फिर हम साथ में सॉल्व करते हैं. तो कह रहा है टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी द पेशेंट इज कनेक्टेड विद द मशीन विद इलेक्ट्रिकल लीड्स. तो एक पेशेंट को इलेक्ट्रिकल लीड्स लगाई गई हैं ताकि उसका ईसीजी किया जा सके, है ना. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द मशीन एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ योर हार्ट. ओके, तो इसके लिए ईसीजी किया जा रहा है. अब बताओ उन लीड्स को उस पेशेंट की बॉडी पे कहाँ कहाँ लगाया जाएगा. तो वी कैन से, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो जो लीड्स होंगी ना, उन लीड्स को बॉडी में 3 जगह लगाया जाएगा. पहली जगह लेफ्ट रिस्ट, सेकंड राइट रिस्ट, एंड थर्ड यू कैन से दैट इज गोइंग टू बी लेफ्ट एंकल. लेफ्ट एंकल. तो एक स्पेशल जेल की मदद से, है ना, उसकी मदद से आप जो लीड्स होती हैं उनको चेस्ट पे, सॉरी वी कैन से लेफ्ट एंड राइट रिस्ट पे बेसिकली अटैच कर दोगे, एंड दैट इज हाउ यू कैन टेक द इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर हार्ट. तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एक तो आप रिस्ट पे लगाओगे, थर्ड वन ऑन द एंकल. तो आप बाकी 2 रिस्ट पे लगा दोगे और बाकी जो 1 बच गए उसको आप एंकल पे लगाओगे, लेफ्ट एंकल पे. ठीक है, तो होपफुली यू गॉट द आंसर, है ना. अगले सवाल पे आते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग व्हाई फर्स्ट चाइल्ड ऑफ RH हस्बैंड, लाइक इफ द हस्बैंड इज RH पॉजिटिव एंड द वाइफ इज RH नेगेटिव, डजंट लीड टू इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस. तो अगर को फादर जो है उनकी कंडीशन कैसी है. इफ फादर इज गोइंग टू बी RH पॉजिटिव एंड मदर इज गोइंग टू बी RH नेगेटिव, देन इट इज अ केस ऑफ इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस. लेकिन इस कंडीशन में भी जो पहला वाला बेबी है ना, उसे ये डिसीज नहीं होगी, लेकिन सेकंड वाला जो बच्चा होगा या सब्सिक्वेंट जो बच्चे होने वाले हैं उनमें ये डिसीज देखी जाएगी. ऐसा क्यों, फर्स्ट वाले में क्यों नहीं हो रही है, इसका कारण जानते हैं. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द रीजन फॉर दैट. तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, पहले मैं आपको हल्का सा बता दूं कि यार ये इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस होता क्या है. तो अगर इसमें देखा जाए तो यार जो मेल कपल होता है उसका ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इट्स बेसिकली पॉजिटिव, एंड जो फीमेल होंगी वो नेगेटिव होती हैं. इतना आपको पता है. अब फीमेल के पास जो बेबीज होंगे उसके चांसेस क्या हो सकते हैं. तो फीमेल के पास हो सकता है कि यार जो फर्स्ट बेबी आए, है ना, फर्स्ट बेबी अगर को जो आएगा हो सकता है कि वो नेगेटिव हो. तो नेगेटिव अगर बेबी है और नेगेटिव अगर मदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो कॉम्प्लिकेशंस. लेकिन अगर को जो पहला बेबी अगर वो पॉजिटिव हुआ तो कॉम्प्लिकेशंस होंगी. क्यों होंगी देखते हैं एक बार. तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि बेसिकली जो अगर फर्स्ट बेबी पॉजिटिव हुआ तो इन सच कंडीशन जो स्टार्टिंग के 9 मंथ्स होंगे ना, उस टाइम पे तो कोई मिक्सिंग नहीं होगी बिकॉज प्लेसेंटा प्रेजेंट है. तो कोई मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होने वाली बेबी और मदर के बीच में. सो वी कैन से ड्यूरिंग 9 मंथ्स लाइक नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड. ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन या ड्यूरिंग डिलीवरी you can say like cutting of placenta, and cutting of placenta will ultimately lead to the mixing of blood. There is a slight mixing of blood. तो ये वो एक ऐसा समय होगा जब मदर का और फीटस का जो ब्लड है वो मिक्स हो जाएगा. अब आपको पता है कि फीटस के ब्लड में क्या है. फीटस के ब्लड में है एंटीजन, बिकॉज फीटस ब्लड इज पॉजिटिव. तो जो फीटस का ब्लड है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट और लिख दे रहा हूँ, यू कैन से जो फीटस का ब्लड है इट हैज़ एंटीजन, राइट. कौन सा, RH एंटीजन. तो इट हैज़ बेसिकली RH एंटीजन. और जो मदर की बॉडी है इसके पास कुछ भी नहीं है, ना तो कोई एंटीजन है ना ही कोई एंटीबॉडीज है, बिकॉज इट्स नेगेटिव. ओके, बट यहाँ पे क्या होगा, जैसी मिक्सिंग होगी तो जो फीटस का RH एंटीजन है ये मदर की बॉडी के अंदर जाएगा, एंड दिस इज हाउ जो मदर की बॉडी है ना वो सेंसिटिव हो जाएगी. किसके लिए, वो सेंसिटिव हो जाएगी बेसिकली RH एंटीजन के लिए. तो इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द RH एंटीबॉडीज, anti-RH एंटीबॉडीज. ठीक है, तो वी कैन से व्हाट विल हैपन, अगर मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो गई तो जो फीटस का RH एंटीजन है इट विल ट्रांसफर टू मैटरनल ब्लड, एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू द
सेंसिटिविटी और इम्यून सिस्टम, ठीक है। और इस तरीके से क्या होगा, जो मदर का इम्यून सिस्टम है वो एंटी आरएच एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगा। एंड जब नेक्स्ट बेबी होगा तो मदर की बॉडी में पहले से एंटी आरएच एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो जो नेक्स्ट बेबी अगर पॉजिटिव हुआ तो उसके पास क्या है, उसके पास एंटीजन है, तो इंस्टेंटली इस एंटीबॉडी और उस एंटीजन के बीच में फाइट होगी एंड दिस इज हाउ यू कैन से इरिथ्रोब्लास्टोसिस वहाँ पे कॉज हो जाएगा, है ना, तो बेबी की डेथ हो सकती है। सो नाउ इन दिस कंडीशन व्हाट लाइक इफ यू कम बैक टू द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट लाइक ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आरएच एंटीजन इन द मदर्स ब्लड, क्या इस वजह से फर्स्ट बेबी जो है वो सेफ है? हाँ, क्योंकि आपको पता है कि जो मदर है उसके पास कोई भी एंटीबॉडी कोई भी एंटीजन नहीं है, तो व्हाट वी कैन से, हम कह सकते हैं कि यार मदर जो है उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, मदर जो है उसके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं है ना, इस वजह से इनिशियली फर्स्ट चाइल्ड वाले केस में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही है। और प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इन मदर्स ब्लड, क्या मदर के ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है? नो, बिकॉज मदर का ब्लड नेगेटिव है और आरएच नेगेटिव के पास कोई एंटीबॉडीज कोई एंटीजन नहीं होता, ठीक है। तो वी कैन से बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दैट इज द रीजन कि फर्स्ट वाला जो बेबी है वो सेफ है, क्योंकि हम उसे बाहर निकाल चुके हैं। जब उसे हमने बाहर निकाल लिया उसके बाद ही तो मिक्सिंग हुई है ना ब्लड की, प्लेसेंटा कट किया, बेबी को बाहर निकाला, तब जाके मिक्सिंग हुई है, तब जाके ये एंटी आरएच एंटीबॉडीज बनी है। दैट इज वाई द फर्स्ट बेबी वॉज सेफ, बट जो अब सब्सिक्वेंट बेबीज हैं वो डेंजर में है, ठीक है। तो होपफुली यू अंडरस्टूड दिस आंसर। दिस इज ऑल अबाउट द इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। एंड यहाँ पे लिखने वाली बात क्या हो सकती है कि भाई आपको पता है कि जो मदर का ब्लड है ना, मदर का जो ब्लड है दैट बेसिकली लैक एंटी आरएच एंटीबॉडीज एज वेल एज आरएच एंटीजन, उसके पास दोनों ही नहीं है, इस वजह से दैट इज वाई फर्स्ट बेबी इज सेफ, ठीक है। पहला बेबी जो है वो सेफ है। आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन को आप खुद रीड कर लीजिए पहले एक बार। देखिए, द फर्स्ट हर्ट साउंड लब अकर इन विच फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल में कितने फेजेस होते हैं एक बार रिमाइंड मारिए, तो अगर हम सॉल्यूशन को देखें इसके, सो जो कार्डियक साइकिल होगी इट हैज़ बेसिकली 4 फेजेस, सॉरी 3 फेजेस, है ना। फर्स्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल सिस्टोल, सेकेंड इट हैज़ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, and third it has you can say joint diastole, है ना। ये 3 फेजेस होंगे। इसमें से एट्रियल सिस्टोल आपको पता है क्या होगा, यहाँ पे जो आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है ना, इफ वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, सो इन दिस स्ट्रक्चर आपको पता है एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो उस टाइम पे क्या होने वाला है, इस एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आपकी जो एवी वेल्स है ये ओपन हो जाएंगी ताकि ब्लड नीचे आ सके। इसके अलावा एसएल वेल जो थी वो पहले से ही बंद रहेंगी, जो यहाँ पे एसएल वेल्स होती हैं, है ना, पल्मोनरी आर्टरी में और आयोटा के अंदर। शेयर वी हैव एसएल वेल एंड हियर वी हैव एबी वेल्स, ठीक है। तो वी कैन से ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल एबी वेल्स ओपन एंड जो आपकी एसएल वेल होंगी वो क्लोज हो जाएंगी, ठीक है, ताकि ब्लड जो है वो नीचे आए लेकिन नीचे आके यहाँ ना निकल जाए, ठीक है। सेकंड केस वेंट्रिकल सिस्टोल, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन होने वाली है उस टाइम पे क्या होगा, तो उस दौरान आप देखोगे कि यार एवी वेल्स तो बंद हो जाएंगी, क्योंकि अब हमें क्या करना है, ब्लड को पुश करके बाहर भेजना है इसके थ्रू और इसके थ्रू। हम नहीं चाहते कि यार जो ब्लड इसके अंदर है वापस से ऊपर भाग जाए, तो हम एवी वेल्स को क्लोज कर देंगे। सो इन वेंट्रिकल सिस्टोल के दौरान क्या होता है, आपके जो एवी वेल्स हैं that basically closes and that is the reason that it produces the HS1 which is called as lub sound. So because of that reason you can say this lub sound is produced. So we can say lub sound is produced in which particular phase? It is called as ventricular phase. Ventricle systole में भी आपके 2 phases आते हैं, पहला isovolumetric contraction and second is called as period of ejection. तो isovolumetric contraction में आपको ये particular sound सुनने को मिलेंगी। So more precisely I can say in isovolumetric contraction, isovolumetric contraction, ठीक है। सो आइए फिर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड, पहले आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए फिर हम इसका आंसर देखेंगे, राइट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ब्लड फ्रॉम द पेशेंट एंड टू कीप इट इन टेस्ट ट्यूब। आपको ब्लड निकालना है, आपको उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर रखना है, ठीक है।
यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, है ना, आपको 4 टेस्ट ट्यूब दी गई है। आप इनमें से कौन सी वाली टेस्ट ट्यूब, आप इनमें से कौन सी वाली टेस्ट ट्यूब नहीं यूज करोगे इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ये क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सी टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, ये सवाल है। अब सोचिए, अगर आपने ब्लड सैंपल निकाला है, आपने उसे टेस्ट ट्यूब में रखा है, तो आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो ब्लड क्लॉट कर जाए, या आप नहीं चाहते कि वो ब्लड क्लॉट करे? पहले सोचिए इस बात को। तो वैसे आपको उस ब्लड पे टेस्टिंग करनी है, तो आप नहीं चाहेंगे कि यार वो वाला ब्लड जो है वो क्लॉट कर जाए। तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी वांट, हम चाहते हैं कि यार वी वांट, और आई कैन से वी डोंट वांट ब्लड टू क्लॉट। हम नहीं चाहते कि यार आपका जो ब्लड है वो क्लॉट कर जाए। अदरवाइज पे हम एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? ऑप्शंस पे आते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे? पहला ऑप्शन कह रहा है कि यार क्या अगर एक टेस्ट ट्यूब जिसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, क्या वो टेस्ट ट्यूब आप लेना चाहेंगे? नो। आंसर है इसका नो। इस टेस्ट ट्यूब को हम नहीं लेना चाहेंगे। कारण क्या है इसका? बिकॉज इट कंटेन कैल्शियम। इसके पास कैल्शियम है एंड कैल्शियम इज अ फैक्टर फॉर ब्लड क्लॉटिंग। कैल्शियम जो है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली ये जो है, अगर इस पर हमने ब्लड डालो तो ये शायद हो सकता है कि वो ब्लड क्लॉट कर जाए, इसलिए हम नहीं चाहते। यू नो, इन ब्लड क्लॉटिंग वी हैव मल्टीपल फैक्टर्स लाइक फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, लेबिले फैक्टर, अननोन फैक्टर, प्रोकन्वर्टिन, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी जिसको आप क्रिसमस फैक्टर कहते हो, स्टॉट्स पावर फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, है ना। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स, 13 फैक्टर्स होते हैं हमारे पास। तो उनमें से कैल्शियम आपका एक है जो कि बेसिकली क्लॉटिंग करवा सकता है, तो हम ये नहीं चाहते। चिल्ड टेस्ट ट्यूब लेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर चिल्ड टेस्ट ट्यूब ली है तो बेसिकली ये प्रेफरेंस भी है ना, क्योंकि गरम गरम चीज़ में आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट कह रहा है कि क्या हेपेरिन होना चाहिए उसमें? यस, लाइक इफ दिस इज देयर देन नो प्रॉब्लम। ओके, वाई नो प्रॉब्लम? बिकॉज हेपेरिन आप जानते हैं क्या होता है, आप जानते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? बिकॉज आप जानते हैं हेपेरिन क्या होता है। हेपेरिन एक तरह का एंटीकोएगुलेंट होता है, राइट। इट्स अ नेचुरल एंटीकोएगुलेंट, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट। सो वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। और सोडियम ऑक्सीलेट जो है ये भी क्या है? ये भी एक तरह का एंटीकोएगुलेंट होता है बेसिकली। तो इट्स ऑल्सो एन आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट। फाइन, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली एंड दिस इज व्हाट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है अथेरोस्क्लेरोसिस इज कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ। मैंने आपको बताया था अथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, राइट। वी हैव दिस पर्टिकुलर ब्लड वेसल जिसमें आपका डिपोजिशन हो जाएगा एंड डिपोजिशन ऑफ व्हाट, जो कि आपके फ्लो करते हुए ब्लड को रेस्ट्रिक्ट करेगा। डिपोजिशन कैन बी ऑफ फैट, इट कैन बी ऑफ ट्राइग्लिसराइड, इट कैन बी कैल्शियम, इट कैन बी फाइबर्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सब कुछ नहीं, मगर कुछ कुछ हो सकता है। और वो कुछ कुछ क्या है? वो कुछ कुछ ये है। इट कैन बी कैल्शियम, इट कैन बी फैट कोलेस्ट्रॉल, इट कैन बी डिपोजिशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड दिस इज वी कैन से ऑल ऑफ देम कैन कॉज द अथेरोस्क्लेरोसिस। चाहो तो और भी कुछ लिख लो, एज वेल एज वी कैन से as well as triglyceride. Triglyceride can also lead to atherosclerosis and this is the correct answer। आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ब्लड क्लॉटिंग के बारे में कौन सी बात सही है? तो आप पहले क्वेश्चन को खुद ध्यान से देख लीजिए, है ना, आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर साथ में सॉल्व करते हैं। देखो, ऐसे सवाल भी हो सकता है कि यार नीट में आपके लिए आ जाए, बिकॉज ये सवाल जो है ये लेंदी सवाल है और नीट में बेसिकली समय ही है आपकी चाबी, है ना। समय अगर आपके पास है तो आप सवाल लाइक यू नो आप अटेम्प्ट अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इट्स लाइक ऐसे बड़े सवाल भी आ जाते हैं, बट यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि यार जितना मुश्किल सवाल दिखता है ना वो उतना ही आसान होता है बायोलॉजी में। फिजिक्स में ही गलती मत करना, ठीक है। तो जो सवाल जितना मुश्किल दिखेगा वो उतना ही आसान होगा। एंड इस सवाल को अगर आप देखेंगे तो यार बहुत सिंपल सा आंसर है, अगर आपने ब्लड क्लॉटिंग का कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है तो यार सवाल खुद ठीक नहीं होते, सवाल को ठीक करना पड़ता है। बार बार प्रैक्टिस करो। द मोर एंड मोर क्वेश्चंस यू अप्लाई, द मोर एंड मोर प्रोग्रेस यू विल गेट इन द क्वेश्चंस। तो सवाल लगाना नहीं छोड़ना है हमें, राइट, और डरना बिल्कुल नहीं है सवालों से। देखिए, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, विच इज लाइक यू नो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग।
अब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यार जो आपका इंजर्ड पार्ट है, जो आपका इंजर्ड टिश्यू है, वो बेसिकली रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, वो रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और इस थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ कौन जुड़ता है, इसके साथ जुट जाता है प्रोकन्वर्टिन। प्रोकन्वर्टिन अगेन एक तरह का फैक्टर होता है जो इसके साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा थ्रोम्बोकाइनेज। और थ्रोम्बोकाइनेज जो होगा ना, ये आप आगे देख सकते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज जो होगा ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। थ्रोम्बिन कैल्शियम का इस्तेमाल करके फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और फिर वो फाइब्रिन जो है वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, एंड दिस इज हाउ द क्लॉट फॉर्मेशन विल अकर। ठीक है, ऐसे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगी। सर बाकी ऑप्शन में क्या गलत था? तो यार देखो ध्यान से, यहाँ पे फाइब्रिन फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। फाइब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, फाइब्रिन एक्टिव फॉर्म है, तो फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहाँ देखो फाइब्रिन जो है वो फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट होता है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, है ना। इसको देखो क्या कह रहा है आपसे, फाइब्रिनोजन जो है ये फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये तो पहले ही दे दिया इसने, जबकि ये स्टेप बाद में आता है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये आपको सवाल की जो नस होती है ना, उस नस को पकड़ना सीखो। तो दिस इज समवेयर यू कैन से रॉन्ग, यहाँ पे ये गलती कर रखी है और यहाँ पे ये गलती कर रखी है। फाइन, सो शेयर वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन। आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है? तो यार इसके लिए हम बेसिकली मैं आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट सिखा दूं कि भाई क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और ओपन क्या होता है। वेल आपको पता है क्या होता है ओपन, क्या होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हम उसके कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल बता देता हूँ क्योंकि बच्चे एग्जाम्पल भूल जाते हैं, है ना। तो लेट्स राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोज एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला एग्जाम्पल होता है कॉर्डेट्स, दैट मीन्स वी, है ना, सुपर ह्यूमंस। तो जितने कॉर्डेट्स होते हैं उन सबके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपके एनालिट्स, जैसे कि आपके अर्थवर्म होते हैं, वो भी क्या आपका, वो भी एक तरह का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जिबिट करते हैं, एक्सेप्ट एक, सोचो कौन। तो सारे के सारे एनालिट्स जो हैं वो क्लोज ही एग्जिबिट करेंगे, लेकिन एक को छोड़ के, और वो है आपकी लीच। लीच जो होती है ना वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जिबिट करती है, तो वो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो इट्स एन एक्सेप्शन। तीसरा यहाँ पे आपको पता है कि सिफेलोपॉड्स, सिफेलोपॉड्स दैट मीन्स ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम से बिलोंग करता है। ऑक्टोपस जो है ना वैसे तो वो मोलस्क में आता है ना। तो सारे के सारे मोलस्क जो होते हैं ना वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एग्जिबिट करते हैं। सो मोस्ट मोलस्क एग्जिबिट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेप्ट वन विच इज सिफेलोपॉड्स। तो सिफेलोपॉड्स कॉर्डेट क्लोज करेगा, बाकी सब जो है ये ओपन करेंगे। इसमें एक एग्जांपल और आप लिख सकते हो जो कि है आपके आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, तो शेयर वी कंप्लीट दिस एंड वी कैन से, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो आप बहुत इजीली। आपको पता है कि ओपन की बात कर रहा है तो इसमें अर्थवर्म आर्थ्रोपोड्स आ जाएंगे, और इसके अलावा एनालिट्स में क्लोज होता है, कॉर्डेट्स में क्लोज होता है, मॉलस्क में कैसा होता है, ओपन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ वेंट्रिकल फिलिंग अकर प्रायोर टू द एट्रियल। यहाँ पे ये कॉमा हटा दो। नाउ यू कैन रीड द क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट इट बाय योरसेल्फ। देखें, सो लेट्स फोकस ऑन द सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन होगा इसका? तो सवाल पढ़ो पहले, तो सवाल को पढ़ने का तरीका सीखो। कह रहा है अबाउट डैश परसेंटेज, कितना परसेंट वेंट्रिकल फिलिंग हो जाती है प्रायोर टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले कितनी फिलिंग हो जाती है, एंड डैश परसेंटेज ऑफ वेंट्रिकल फिलिंग अकर ड्यू टू द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, और कितने परसेंट वेंट्रिकल फिलिंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। सो अब यहाँ पे अगेन, यहाँ पे लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कितना परसेंट और प्रायोर टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कितना परसेंट। तो इसके लिए अगेन थोड़ा सा कार्डियक साइकिल का मसाला लेके आए। तो आपको पता है कि यार वी हैव सॉल्यूशन की बात करते हैं। सो इन कार्डियक साइकिल हमें पता है सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस होता है, पहले आएगा आपका एट्रियल सिस्टोल,
फिर आएगा वेंट्रिकल सिस्टोल, फिर आएगा जॉइंट डायस्टोल। दिस इज द सीक्वेंस। साइकिल रिपीट होती है, मतलब ये वाला प्रोसेस फिर वापस से लौट के यहाँ आ जाएगा एंड दिस इज हाउ द साइकिल कीप ऑन रिपीटिंग। अब ध्यान के रखना है आपको, यहाँ पे ध्यान रखना है कि यार जो जॉइंट डायस्टोल वाला समय होता है ना, जॉइंट डायस्टोल में जो आपके वेंट्रिकल्स हैं वो 70% फिल हो चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊं, तो अगर ये हमारा हार्ट है रिप्रेजेंटिंग इन द स्क्वायर, तो ये जो वेंट्रिकल्स है ना, जब जॉइंट डायस्टोल होगा, जब सारे चैम्बर्स रिलैक्स हैं, तो एट्रियम में ब्लड फ्लो होने की वजह से वो ब्लड नीचे आता रहता है, एवी वेल्व ओपन होती है और आपके ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये 70% फिल हो जाते हैं। कौन सी स्टेज में? जॉइंट डायस्टोल में। फिर क्या होगा? जॉइंट डायस्टोल के बाद क्या आता है? एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल वो समय है जब आपके एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 30% जो ब्लड बच गया था जो इसमें आना चाहिए, अब वो 30% नीचे आएगा। तो एट्रियल सिस्टोल की वजह से कितना ब्लड नीचे पुश हो जाएगा? 30%। एंड यू कैन से जब ये साइकिल स्टार्ट हुई वापस से, तो 70% पहले भरा हुआ था, इसकी वजह से 30% और भर गया एंड नाउ वेंट्रिकल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। और वेंट्रिकल्स कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से अब क्या होगा? वेंट्रिकल सिस्टोल, और उस वेंट्रिकल सिस्टोल की वजह से सारा ब्लड बाहर पुश आउट हो जाएगा। सो वी कैन से प्रायर टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले कितना परसेंट ब्लड फिल था? 70%। सो इट्स 70%। और एट्रियल सिस्टोल होने के बाद या एट्रियल सिस्टोल की वजह से कितना ब्लड नीचे फिल हुआ वेंट्रिकल्स में? 30% ब्लड नीचे फिल हुआ। तो यहां पे आ जाएगा आपका 30%। ठीक है, तो भाई जॉइंट डायस्टोल में वेंट्रिकल्स जो है वो कितना फिल्ड होते हैं? इतना फिल्ड होते हैं। और एट्रियल सिस्टोल की वजह से, एट्रियल सिस्टोल की वजह से वेंट्रिकल्स कितना फिल हो जाते हैं? वेंट्रिकल्स जो है वो आपका 30% फिल हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 70/30 इज द करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। होपफुली यू गॉट इट। ये एक अच्छा सवाल था, है ना, जिसमें हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स लगाने थे कार्डियक साइकिल से। तो अगेन यू कैन सी दीज आर नॉट द इजी क्वेश्चन जो कि आप सिंपली लगा सकते हैं, हल्का फुल्का आपको अपना माइंड चलाना पड़ेगा। कंडीशन ये है कि यार सवाल को आप खुद देख रहे होंगे, खुद से अटैम्प्ट कर रहे होंगे, फिर आप सॉल्यूशन की तरफ भरेंगे। 10th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबव ऐसे नोड। ऐसे नोड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है आपको ये बताना है। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है। तो भाई ऐसे नोड के बारे में हम क्या जानते हैं? सोचो, ऐसे नोड जो है आपका ये सबसे पहला, मतलब लाइक इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पेस मेकर, राइट। तो अगर आपको मैं सॉल्यूशन में थोड़ी बहुत बातें ऐसे नोड के बारे में बताऊं, तो ऐसे नोड के बारे में ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये जो है ना, ये 72 से 75 बीट पर मिनट के इम्पल्सिस क्रिएट कर सकता है। कहाँ लोकेटेड होता है? तो इट इज प्रेजेंट एट अपर लेटरल वॉल ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम होता है ना, जो आपका राइट एट्रियम है, उस राइट एट्रियम की जो अपर वाली वॉल है, एक है अपर साइड एक है लोअर साइड। तो अपर साइड में ऐसे नोड होगा और लोअर साइड में एवी नोड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। तो अगर हम इनके ऑप्शंस पे मैच करें, और क्या बात कर सकते हैं इसमें? और कह सकते हैं कि आपका जो ऐसे नोड है उसे आप पेस मेकर कहते हो, पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्यों? क्योंकि यही है जो इनिशिएट करता है, इनिशिएट इंपल्सेस एज वेल एज मेंटेन द इंपल्सेस, मेंटेन इंपल्सेस। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें ऑप्शंस की, तो हम कह सकते हैं कि यार पहला लोकेटेड एट द लेटरल वॉल ऑफ राइट एट्रियम, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हार्ट ऑफ हार्ट कहते हैं बिकॉज ये इनिशिएट करवाता है इंपल्सेस, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, तो ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ट ऑफ हार्ट। सेकंड, क्या ये इनिशिएट कराएगा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और मेंटेन करेगा उसको, बिल्कुल सही है। क्या इसे आप पेस कीपर कहते हो? भाई पेस कीपर हमने नाम ना इस पूरे टॉपिक में कहीं नहीं पढ़ा। हाँ, पेस सेटलर जरूर पढ़ा है। जो एवी नोड है उसे आप पेस सेटलर कहते हो, पेस कीपर किसी को नहीं कहते। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपका एवी नोड है, एवी नोड उसे आप पेस सेटलर कहते हो।
पेस कीपर कुछ नहीं होता, ठीक है। लास्ट कह रहा है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पेस मेकर, हाँ इट इज अ पेस मेकर। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट वन, एंड दैट वन इज बेसिकली फोर्थ, आई थिंक सो, हाँ। तो एक्सेप्ट फोर और द ऑप्शंस आर करेक्ट, बेसिकली दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो वी कैन से 10th क्वेश्चन इज डन। आते हैं 11th क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डू नॉट अकर ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्ट्रोल। जॉइंट डायस्ट्रोल में क्या नहीं होता आपको ये बताना है। जॉइंट डायस्ट्रोल में क्या नहीं होता आपको ये बताना है। तो जॉइंट डायस्ट्रोल में क्या क्या होता है एक बार वो पढ़ लेते हैं, देन इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सॉल्यूशन की बात करें तो हम कहेंगे यार जो जॉइंट डायस्ट्रोल है, जॉइंट डायस्ट्रोल में क्या क्या होता है। सबसे पहले सारे के सारे चैम्बर्स जो होते हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं, ऑल चैम्बर्स बेसिकली रिलैक्सेस। इसके अलावा क्या होगा, तो देखो अगर ये आपका हार्ट है ना, इस हार्ट में जॉइंट डायस्ट्रोल है, सारे चैम्बर्स इस टाइम पे रिलैक्स हैं। जॉइंट डायस्ट्रोल से पहले वाले कौन से फेजेस थे, एक था एट्रियल सिस्टोल, एक था वेंट्रिकल सिस्टोल। तो उस दौरान आपके एट्रियम जो है वो बेसिकली रिलैक्स पोजीशन पे थे, तो उस टाइम पे यहाँ पे ब्लड भर गया होगा। तो जो एट्रियम में ब्लड भरा था, उस ब्लड के भरने की वजह से, प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वो ब्लड धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट होगा। तो बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर जॉइंट डायस्ट्रोल वी हैव 3 सब फेजेस। पहले फेज को आप कहते हो, पहले फेज को आप कहते हो, you call it isovolumetric relaxation, isovolumetric relaxation। दूसरे वाले स्टेप या फेज को आप कहते हो 1/3 फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। बट कारण क्या है इसका, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। और तीसरा कारण हो सकता है भाई अगेन 1/3 फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स होगी, तभी 70% जो है आपके वेंट्रिकल्स फिल होंगे, फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। एंड दिस टाइम द रीजन फॉर फिलिंग ऑफ दिस वेंट्रिकल्स इज बेसिकली यू कैन से, आप कह सकते हैं कि इस बार जो फिलिंग हो रही है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ग्रेविटी आप कारण ले सकते हैं, ग्रेविटी की वजह से वो ब्लड नीचे आ रहा है। और यहाँ पे जो पहले ब्लड भर गया था उसका प्रेशर लग रहा है, इस वजह से वो ब्लड नीचे आ रहा है ना, बिकॉज ऑफ द प्रेशर। फाइन। तो आपके फर्स्ट और सेकंड फेज में, मतलब एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल में जो आपका ब्लड ऊपर भर रहा था, वो ब्लड एक प्रेशर क्रिएट करेगा, जिस प्रेशर की वजह से ब्लड नीचे आएगा, उसे आप कहते हो सेकंड वाला कंडीशन। फिर जो थोड़ा बहुत ब्लड बचा होगा वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएगा, उसे आप कहोगे थर्ड कंडीशन। और फर्स्ट स्टेज क्या होगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, जहां पे आपकी जो एसएल वेल्व है वो बंद हो जाएगी, है ना, एंड दैट इज यू कैन से सेकंड हर्ट साउंड इज प्रोड्यूस। ओके, तो इस वाले फेज में आपकी डब साउंड प्रोड्यूस होगी, HS2 इज बेसिकली प्रोड्यूस इन दिस पर्टिकुलर फेज। तो अगर हम ऑप्शंस पे आते हैं, चेक करते हैं कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट है, कौन से गलत है। क्वेश्चन पूछा है क्या नहीं होता, तो ऑल चैम्बर्स आर रिलैक्स, करेक्ट। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल ओपन हो जाएगी तभी तो ब्लड नीचे आएगा, तभी तो फिलिंग होने वाली है, तो ये तो ओपन होगी। नेक्स्ट, सेमिलुनर वेल क्लोज हो जाएगी, और वैसी बात है हम नहीं चाहते कि ब्लड जो नीचे आ रहा है वो वापस दूर भाग जाए, तो ये भी होगा, तभी तो आपकी हार्ट साउंड बनेगी, ठीक है। ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा, वेना कावा इज दिस वन एंड पल्मोनरी वेन इज दिस वन। तो यहाँ से ब्लड आपके यहाँ पे आएगा और यहाँ से ब्लड यहाँ पे आएगा, और वो कहाँ भाग जाएगा, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे। तो पल्मोनरी वेन से आने वाला ब्लड, ठीक है, कहाँ जाएगा, आपके लेफ्ट वाली साइड में, बिल्कुल सही है। पल्मोनरी वेन से आने वाला लेफ्ट में जाएगा, और वेना कावा से आने वाला राइट वेंट्रिकल, यहाँ से आने वाला राइट वेंट्रिकल में जाएगा विद द हेल्प ऑफ चैम्बर्स थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, ठीक है, ये भी सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है इसमें से, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। होपफुली यू अंडरस्टूड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन को बस ठीक से रीड करना था, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए एंड यू कैन करेक्ट द आंसर। 12th क्वेश्चन देखो, कह रहा है फोरामेन ऑफ ओवेल क्या होता है। यहाँ मैं आपको सिर्फ 2 वर्ड समझाऊंगा, बाकी डिटेल हम नहीं करेंगे। पहला, फोरामेन ऑफ ओवेल, फोरामेन ऑफ ओवेल क्या होता है, एंड सेकेंड वर्ड वी हैव दैट इज you can say fossa ovalis,
सेम कंडीशन लिगामेंटम आर्टेरियोसस और डक्टस आर्टेरियोसस के साथ भी होती है, मगर हम सिर्फ ये वाली टर्म अभी समझ रहे हैं कि फोरामेन ऑफ ओवेल क्या होता है। तो देखो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अभी की बात नहीं कर रहा, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या होता है कि आपका जो राइट एट्रियम और जो लेफ्ट एट्रियम है ना, ये आपस में कनेक्टेड होता है, इनके बीच में ब्लड का फ्लो होता रहता है, देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन दैम। बट जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं ना, तो ग्रोथ करने के साथ साथ क्या होता है कि जो आपका ये जो इंटर एट्रियम सेप्टम होता है ना, उसमें जो होल था वो होल भर जाता है विद द हेल्प ऑफ अ लिगामेंट। एंड नाउ आज आप अपने हार्ट में देखेंगे ना, तो आज आपके हार्ट में जो आपका ये वी कैन से, अगर ये हार्ट है तो इस हार्ट में इस जगह पे एक होल था। आज के समय में आपको अपने हार्ट की ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम है, यहाँ पे एक डिप्रेशन देखने को मिलेगा। इस डिप्रेशन को, ये डिप्रेशन क्या इंडिकेट करता है? दिस डिप्रेशन बेसिकली इंडिकेट कि भाई एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे यहाँ पे एक होल था जो कि दोनों एट्रियम को कम्युनिकेट करता था आपस में। तो वी कैन से फोरामेन ऑफ ओवेल इज द होल, इट इज द होल बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। तो राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो होल है, जो कनेक्टिविटी है, उसे आप कहते हो फोरामेन ऑफ ओवेल। फोसा ओवेलिस क्या है? इट्स अ मार्क ऑन इंटर एट्रियम सेप्टम दैट इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है वो? दैट इंडिकेट फोरामेन ऑफ ओवेल, फोरामेन ऑफ ओवेल को वो इंडिकेट करता है। तो वी कैन से, और ये कब था? ये है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और ये कब है? ये है एडल्ट में, ये है एडल्ट में। एंड वी कैन से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी लाइक फोरामेन ऑफ ओवेल क्या है? इट इज अ कनेक्ट बिटवीन द एट्री एंड द फीटल हर्ट। यस, इट इज अ, इट कनेक्ट्स अ, ये होल है जो कनेक्ट करता है फीटल एट्रियल हर्ट्स को। कंडीशन इन विच द हर्ट वेल्स डू नॉट कंप्लीटली क्लोज, नो। शैलो डिप्रेशन इन द इंटरवेंट्रिकुलर, नहीं, वेंट्रिकल में कोई डिप्रेशन नहीं होता। और कनेक्टिविटी बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड आयोटा, दिस इज कॉल्ड एज लिगामेंटम आर्टेरियोसस। ठीक है, तो वी हैव गॉट द आंसर। आते हैं 13th क्वेश्चन पे। दिस क्वेश्चन, इट्स ऑल्सो अ नाइस क्वेश्चन, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, लेकिन हाँ हल्का फुल्का लिंक है रेस्पिरेशन का और सर्कुलेटरी सिस्टम का। अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को, देखें। कह रहे आइडेंटिफाई ए एंड बी गिवन ग्राफ, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। तो देखो सिंपल सी बात है, आपने अगर रेस्पिरेटरी चैप्टर पढ़ा हो तो आपको आइडिया होगा कि यार जो एल्वलाई होती है ना, एल्वलाई में क्या होता है? एल्वोलाई, वहाँ पे 97% यू कैन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसोसिएशन होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसोसिएशन होता है। मतलब आपकी जो हीमोग्लोबिन है ना, वो आपके बेसिकली हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ प्रॉपर्ली बाइंड कर जाती है। कहाँ पे ज़्यादा एफिनिटी कहाँ पे है इनके बीच में? आप कह सकते हो आपके एल्वोलाई के अंदर। लेकिन वहीं जब यही वाली ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाती है टिश्यूज़ के पास, तो टिश्यू में पहुंचने के बाद इनमें डिसोसिएशन होता है, इनकी एफिनिटी बिल्कुल कम हो जाती है। तो एट टिश्यू एफिनिटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन डिक्रीजेस, है ना, ताकि वो डिसोसिएशन हो सके और आपकी जो ऑक्सीजन है वो आपके टिश्यूज तक पहुंच सके और CO2 आ सके। दैट इज अ रीजन फॉर दैट, है ना। अब ऑप्शन देखिए, ए वाली साइड क्या होनी चाहिए? जहां पे ऑक्सीजन जो है ना, उसका परसेंटेज हीमोग्लोबिन सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब 97% ऑक्सीजन जो है ना, या 100% ऑक्सीजन जो है ना, वो इस वाली सिचुएशन में फिक्स हो रखी है। मतलब हीमोग्लोबिन जो है वो आप कह सकते हो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रखी है, और HbO2 बनाया हुआ है कितना? 97% यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है परसेंटेज वैल्यू हाई है, ऑक्सीजन की वैल्यू भी हाई है, तो दोनों ज़्यादा परसेंटेज में साथ कहाँ रहती है? एल्वोलाई वाली साइड पे। और बी वाली साइड क्या होनी चाहिए? ये टिश्यू होना चाहिए और ये एल्वोलाई होनी चाहिए, राइट।
सो आप कह सकते हैं कि यार ए वाली साइड जहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है वो एल्वेलाई होगी, जहाँ वैल्यू कम है वो टिश्यू होगी, बिकॉज वहाँ पे डिसोसिएशन होता है। ठीक है, तो आप सिंपली करेक्ट कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ए साइड मस्ट बी लंग्स एंड बी साइड मस्ट बी टिश्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ वेल्स दैट गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ origin of carotocystemic aorta. तो what is this carotocystemic aorta? Sure, I can say कि आपने अगर हार्ट का स्ट्रक्चर देखा हो तो इट्स समथिंग लाइक दिस, एंड यहां से निकलती है आयोटा। तो जो आयोटा निकलती है ना, ये आयोटा निकलने के बाद ना ऊपर की तरफ 3 ऐसे अपनी एक्सटेंशंस बनाती है, एंड वी कॉल देम, दीज आर सिंपली कॉल्ड एज कैरोटिकोसिस्टेमिक आयोटा। इसे कहते हैं कैरोटिकोसिस्टेमिक आयोटा, जो कि बेसिकली ऊपर जाएगी नेक के थ्रू और आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई करेगी। तो वी कैन से इट सप्लाई ब्लड टू योर ब्रेन, सप्लाई ब्लड टू ब्रेन। ओके, सो वी कैन से इसके पास कितनी वेल्स होंगी आपको पता है, यहाँ पे 3 है, तो 3 वेल्स प्रेजेंट होंगी। तो वी कैन से 3 वेल्स आर देयर। फाइन, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सिस्टमिक हार्ट रिफर्स टू। तो यू नो वी हैव डबल सर्कुलेशन इन दिस कॉन्सेप्ट। हम बात कर सकते हैं डबल सर्कुलेशन, डबल कंप्लीट सर्कुलेशन, जो कि ह्यूमंस में देखा जाता है ना। यू कैन जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो इफ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, सो इन दिस स्ट्रक्चर आई कैन से यहाँ से ब्लड आयोटा के थ्रू नीचे जाएगा, टिश्यू के पास पहुँचेगा, टिश्यू से निकल के वो जाएगा आपके राइट एट्रियम के पास विद द हेल्प ऑफ वेना कावा, एंड दिस इज व्हाट वी हैव आयोटा। यहाँ से निकल के फिर ऊपर जाएगा लंग्स के पास, और लंग्स से फिर आएगा यहाँ पे, these are what pulmonary vein and this is pulmonary artery. ओके, अब यहाँ पे हम बात करें सिस्टमिक की, तो ये होता है सिस्टमिक टू एंड फ्रॉम, है ना। व्हाट इज दिस सिस्टमिक हार्ट? सिस्टमिक सर्कुलेशन या सिस्टमिक हार्ट आप कहते हो, ये वो हार्ट है जो कि बेसिकली टू एंड फ्रॉम ब्लड को ये भेजेगा टूवर्ड्स द हार्ट, टूवर्ड्स द टिश्यू, और वहां से अवे फ्रॉम द टिश्यू। तो वी कैन से, या आप कह सकते हो कि इट बेसिकली सेंड्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड टूवर्ड्स द टिश्यू। ठीक है, सो वी कैन से टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम टिश्यू। ठीक है, वहीं पे पल्मोनरी हार्ट जो होता है, pulmonary heart is the heart which send blood towards the lungs and then away from the lungs. ठीक है, to and away lungs, तो ये lungs तक भेजेगा और फिर lungs से दूर लेके जाएगा। तो ये वाला ब्लड सिस्टम होता है आपके पास। तो वी हैव pulmonary system, we have the systemic system। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सिस्टमिक हार्ट क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि एंटेरिक हार्ट इन द लोअर वर्टिब्रेट्स, या 2 वेंट्रिकल्स टुगेदर इन द ह्यूमंस, या हार्ट दैट कनेक्ट्स नर्वस सिस्टम, नो, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स ऑफ द हायर वर्टिब्रेट्स। सो लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे जो पुशिंग हो रही है ना ब्लड की, ताकि वो ब्लड कहाँ तक पहुँच सके, टिश्यू तक पहुँच सके, इसे कहते हैं सिस्टमिक हार्ट, इसे कहते हैं सिस्टमिक हार्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कह रहा है कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ। कंजेशन ऑफ लंग किसका सिम्टम होता है, तो आपको पहले बता चुका हूं मैं, है ना। वी हैव अ डिसीज हार्ट फेलियर, और हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट फेलियर में आप जानते हैं कि हार्ट इज नॉट इनफ कैपेबल to supply blood to body organs।
दैट इज वाई द नेम टेल्स यू हार्ट फेलियर, हार्ट फेल हो गया अपना काम करने में। और क्या काम होता है हार्ट का? सप्लाई द ब्लड टू द बॉडी ऑर्गन्स। तो ये जब आपका हार्ट जो है वो ब्लड सप्लाई ही नहीं कर पाएगा पूरे बॉडी पार्ट्स तक, देन इट विल लीड टू द हार्ट फेलियर। एंड इसमें क्या होता है, इसका मेन सिम्टम होता है आपका कंजेशन ऑफ हार्ट, कंजेशन ऑफ हार्ट, इसलिए इसे कंजेशन हार्ट फेलियर भी कहते हैं। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर, दिस पर्टिकुलर सिम्टम कैन बी सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ। कह रहे ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय, तो कौन सा हार्मोन है जो कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है? अब नाउ वी हैव अ नर्वस सिस्टम विच बेसिकली कंट्रोल्स योर हार्ट बीट एंड हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। वी हैव नर्वस एंडोक्राइन सिस्टम ऑल्सो विच कंट्रोल्स योर प्रॉपर सर्कुलेशन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। सो वी कैन से दैट एंडोक्राइन सिस्टम जो कि बेसिकली सर्कुलेशन कंट्रोल करेगा, जो कि सर्कुलेशन कंट्रोल करेगा। उसमें क्या होता है, इसमें आप बात कर सकते हो कि आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें आती है आपकी एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी? एड्रिनल ग्लैंड। जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है उसके आपको पता है दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। जो कॉर्टेक्स पार्ट है उसके तीन पार्ट्स होंगे, कौन कौन से? आउटर मोस्ट इज कॉल्ड एज जोना ग्लोमेरुलोसा, सेकंड जोना फेसिक्युलेटा, एंड तीसरा जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस। इसमें से जो आपका जोना फेसिकुलेटा है ना, जोना ग्लोमेरुलोसा, इट बेसिकली रिलीजेस द ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स कॉल्ड एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और जो आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड है ना, ये क्या करते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड में आपका एग्जांपल आता है बेसिकली एल्डोस्टेरॉन, जो आप कह सकते हैं आपके बेसिकली शुगर के मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। या बेसिकली ये आपके यूरिन में से कैल्शियम को निकाल के आपकी बॉडी के अंदर यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने वाला है, ठीक है। वाटर रीएब्जॉर्प्शन में ये बेसिकली हेल्प करेगा। और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन जब कर रहा होगा तो आपको पता है कि ब्लड में वाटर ज़्यादा आ रहा है, एंड दैट इज हाउ इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड प्रेशर। यही है जो आपके ब्लड प्रेशर में रोल प्ले करता है। तो बेसिकली ब्लड प्रेशर जो है वो आपका एड्रिनल ग्लैंड एक तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। थायराइड का भी रोल है आपके ब्लड के कंट्रोल करने में, बट इनडायरेक्ट रोल है ना। ये आपका बॉडी मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, एंड दिस इज हाउ वी कैन से वहाँ पे आपका ब्लड भी कंट्रोल हो जाता है। तो वी कैन से इट ऑल्सो प्ले अ रोल, एंड इट प्लेज अ रोल इन BMR विच इज बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट। तो ये उसको रेगुलेट करता है, बट दैट्स एन इनडायरेक्ट प्रोसेस। आप कह सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड जो है ये मेन है, जो कि बेसिकली इस तरीके से आपके ब्लड को कंट्रोल करेगा एल्डोस्टेरॉन की मदद से। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। 18 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस यहाँ पे सही है? ऑप्शन से रीड करते हुए चलते हैं, फिर हम इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। कह रहा है ECG इज ऑफ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। यस, ECG के पास काफ़ी ग्रेट सिग्निफिकेंस है ना। सेकेंड, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंजेस ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। ना यहाँ पे आपको दो वर्ड समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, एंड सेकेंड, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है। ना जो आप सोचते हैं उसके हमेशा उल्टा ही होगा, है ना। आपके साथ भी ये होता है, जो आप सोचते हैं वो कभी नहीं होता। तो वी कैन से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, तो इट्स अ ग्राफ बट इट्स एक्चुअली अ मशीन। ये क्या है? ये आपकी एक मशीन है जो कि बेसिकली, और आई कैन से इट्स एन इंस्ट्रूमेंट दैट बेसिकली मेजर्स द इलेक्ट्रिकल हर्टिविटी। सो इट्स एन इंस्ट्रूमेंट और अ मशीन। वहीं पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम विच अपीयर्स टू बी लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, मगर इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हम ऑप्शंस को पढ़ना स्टार्ट करें ना, तो हम क्या कह सकते हैं?
अपन लोग कह सकते हैं कि भाई ईसीजी का क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, बिल्कुल ऐसा। क्या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफ मींस मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या रिकॉर्डिंग होती है इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन द कार्डियक साइकिल? नो, इट इज बेसिकली द क्वेश्चन विच इज टॉकिंग अबाउट, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, नॉट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये गलत हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Obtain ECG, patient connect with the machine with 3 electrodes, one on each wrist and one on left ankle. This is correct. Normal activity of heart are regulated by intrinsically, you know, SA node basically controls it. तो SA node intrinsically, you know, सारी activity control करता है, तो this is correct because we have a myogenic heart. Myogenic heart. Next, last, electrocardiogram मतलब graphical representation. Graph is machine and gram is representation. तो electrocardiogram is the electrical activity of heart. This is correct. तो कौन सा नहीं है? सेकंड नहीं है, और इस ऑप्शन में सेकंड नहीं आ रहा, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, 19th क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है अ डॉक्टर सजेस्ट नॉट टू हैव मोर देन वन चाइल्ड टू अ कपल बिकॉज, कपल आया है ना, डॉक्टर ने कहा कि यार आपका फर्स्ट बेबी सेफ है, लेकिन अगर आप सब्सिक्वेंट और बेबी करोगे तो यार चांसेस हैं कि वो बेबी की डेथ हो जाए या फिर मदर की डेथ हो, ठीक है। तो इन सच कंडीशन वी कैन से ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, दिस इज द केस ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, ये वाला केस यहां पे दिख रहा है आपको, ठीक है। सेकेंड कंडीशन आप कह सकते हैं कि इस वाले सिचुएशन में होता क्या है, आपको पता है कि जो फादर होंगे, फादर इज गोइंग टू बी RH पॉजिटिव एंड मदर इज गोइंग टू बी RH नेगेटिव, ठीक है। तो इन दोनों सिचुएशन की वजह से जो डॉक्टर है तब वो इस बात को सजेस्ट करेगा अगर ये सिचुएशन होगी, एंड दिस सिचुएशन वी कैन सी, हम देख सकते हैं इस फोर्थ ऑप्शन में विच इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 20th क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इफ हस्बैंड इज RH पॉजिटिव एंड वाइफ इज RH नेगेटिव, देन क्या होगा, हम पढ़ चुके हैं, अगर को हस्बैंड पॉजिटिव है एंड वाइफ जो है वो नेगेटिव है, देन दिस इज द केस ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, ये वाला केस है। नो प्रॉब्लम विद द फर्स्ट चाइल्ड, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट चाइल्ड के साथ। सेकंड चाइल्ड वुड हैव द एनीमिया, दिस इज करेक्ट, एनीमिया, जॉन्डिस, ये सब कुछ हो सकता है। सेकंड चाइल्ड विल बी नॉर्मल, नो, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो वी कैन से यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पता है कि जो फर्स्ट चाइल्ड है वो सेफ होगा, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हम कह सकते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जो फर्स्ट चाइल्ड होता है ना वो सेफ है, लेकिन जो सब्सिक्वेंट चाइल्ड होंगे ना, सब्सिक्वेंट चाइल्ड जो होंगे वो अनसेफ होंगे अगर को वो चाइल्ड नेगेटिव है, सॉरी चाइल्ड अगर पॉजिटिव है। अगर को चाइल्ड नेगेटिव है, मान लो तीसरा केस क्या है कि इफ चाइल्ड इज नेगेटिव, चाइल्ड इज सेफ, फिर चाहे वो फर्स्ट हो सेकंड हो या कोई भी हो, अगर को चाइल्ड नेगेटिव है तो, बिकॉज आपको पता है कि मदर कैसी है, मदर जो है वो नेगेटिव है और बेबी भी अगर नेगेटिव है तो कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है, लेकिन बेबी पॉजिटिव है और मदर नेगेटिव है तो फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी, इस वजह से फर्स्ट चाइल्ड सेफ होगा, उसे हम निकाल लेंगे, उसके बाद मिक्सिंग होगी, ये मैंने आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में समझाया हुआ है शायद। और अनसेफ क्यों है, क्योंकि जो आने वाले बेबीज़ हैं उनमें एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन हो जाएगी, इस वजह से वो अनसेफ हो जाएंगे, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं 21st क्वेश्चन पे। सेइंग वेंट्रिकल सिस्टोल अकर, तो वेंट्रिकल सिस्टोल जो है वो कब होगा, सोचो। वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होता है, वी हैव दिस चैम्बर और द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जिस हार्ट में आप जानते हैं कि वेंट्रिकल सिस्टोल अगर होने वाला है तो उसमें हम दो तरह के सब फेजेस पढ़ते हैं ना, वेंट्रिकल सिस्टोल में आपके दो फेजेस आते हैं, एक को आप कहते हो क्या, एक को आप कहते हो एक तरीके से आइसोवॉल्यूमेट्रिक
कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें आप जानते हैं कि जो आपका AV नोड है या AV वेल्स जो होती हैं वो क्लोज होती हैं, एंड दैट बेसिकली प्रोड्यूसेस द HS1 साउंड विच इज लब, राइट। और दूसरा फेज क्या होता है, पीरियड ऑफ इजेक्शन, जिसमें आप जानते हो कि जो आपकी SA या SL वेल जो होगी वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर वेंट्रिकुलर सिस्टम में जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने वाले होंगे तो पहले हमें AV वेल को बंद करना है, क्योंकि जो ब्लड है अब वो बाहर जाएगा किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू और आयोटा के थ्रू। हम नहीं चाहते कि वो ब्लड वापस ऊपर भाग जाए, इसलिए AV वेल को बंद कर दो, जिसकी वजह से HS1 साउंड प्रोड्यूस होगी। फिर सेकंड फेज क्या है, पीरियड ऑफ इजेक्शन, वेंट्रिकल से स्टोल करवाओ और ब्लड को बाहर भेजो। ब्लड को बाहर भेजने के लिए आपकी जो SL वेल है उन्हें ओपन करना पड़ेगा, तो इस वाले केस में SL वेल ओपन हो जाएगी। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, देखिए आफ्टर एट्रियल सिस्टोल, क्या एट्रियल सिस्टोल के बाद वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, सही है। व्हेन ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल्स क्लोज रहेंगी इस टाइम पे, हाँ जरूरी है, क्योंकि ब्लड को हम भेजना है हमें बाहर, अगर कोई ये खुली रही तो ब्लड ऊपर भाग जाएगा, हम नहीं चाहते, इसलिए इनको क्लोज करना पड़ेगा, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड को। सो बोथ A and B आर द करेक्ट आंसर। 22, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वेल्स ओपन्स व्हेन, तो ये वाली वेल्स कब ओपन होंगी, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वेल कहाँ पे होती है, राइट साइड में, एंड दिस इज द लेफ्ट पोर्शन, सो दिस इज मिट्रल या बाइकस्पिड एंड दिस इज ट्राइकस्पिड, राइट। तो ये कह रहा है कि ये वाली वेल्स जो है ये ओपन कब होंगी, जब आपको पता है कि यहाँ पे ब्लड आएगा और यहाँ से ब्लड नीचे जाना होगा तब ये ओपन हो जाएंगी, है ना। देखिए ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी एंड वेना कवा, आप ऑप्शंस को रीड कर सकते हैं, करेक्ट आंसर होगा इसका C। जस्ट सारे वर्ड्स सिमिलर हैं ताकि क्वेश्चन मुश्किल दिखे आपको या आपको समय लग जाए उलझ जाओ आप सवालों करने में, तो बस ध्यान रखना है कि यार सवाल को बड़े ध्यान से आप देख रहे होंगे। मैं हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ब्लड फ्लो फ्रॉम पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन यहाँ पे आ रहा है और वेना कवा आ रहा है। पल्मोनरी वेन के साथ इन्होंने किसको जोड़ रखा है, लेफ्ट को, क्या ये सही होता है क्या, सही है। पल्मोनरी वेन लेफ्ट साइड से आ रही होती है और आपके लेफ्ट साइड के साथ वो जुड़ी होती है ना, आपके लेफ्ट एट्रियम में आएगी, और वेना कावा जो है ये राइट के साथ जोड़ रखा है, तो वेना कावा यहीं से आती है राइट वाली साइड से और राइट एट्रियम में ओपन होती है। दिस इज द कंडीशन व्हेन आपकी AV वेल ओपन हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 20 आई थिंक थर्ड क्वेश्चन है आपके पास अब। सेइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट सही है ना। टिके रहो, इतने तक टिके हुए हो तो लास्ट के 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट से करते हैं और देन वीकेंड से हमारे आज का जो टारगेट है वो 30 क्वेश्चंस का कंप्लीट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, AV नोड एंड द बंडल ऑफ हिश कॉन्स्टिट्यूट द ओनली इलेक्ट्रिकल लिंक बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स। हाँ, दिस इज नाउ अ गुड क्वेश्चन, ये एक अच्छा सवाल है, तरीके से करना है, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए पढ़िए आप इसको ध्यान से पहले एक बार, फिर साथ में सॉल्व करते हैं। तो ये बात कर रहे हैं आपके इम्पल्स कंडक्शन के बारे में, तो हम सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं, दिस क्वेश्चन इज अबाउट द इम्पल्स कंडक्शन। नाउ क्या है ये इम्पल्स कंडक्शन, हम देख सकते हैं इसमें क्या होगा, आपको पता है कि वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ये होगा हमारे पास SA नोड, then we have this AV node, then we have the bundle of Hish, and then we have Purkinje fiber. So it is AV bundle and we have Purkinje fibers. ठीक है, ऑप्शन पढ़िए, कह रहा है AV node and the bundle of Hish, ये आपका AV node है और ये bundle of Hish है, are the only electrical link between the atrium and ventricles. yes, आपका जो atrium है और जो ventricles है इनके बीच की लिंक कौन है, ये और ये, जो इम्पल्स लेके आएगा AV से और पास करेगा वेंट्रिकल्स तक, तो बंडल ऑफ हिश और आपका AV नोड, ये कनेक्टिव लिंक है बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, बिकॉज AV नोड यहाँ से सिग्नल लेके आएगा और बंडल ऑफ हिश सिग्नल यहाँ से लाके वेंट्रिकल्स को देगा। दिस इज वाई इट इज द कनेक्टिव लिंक, दिस इज करेक्ट, नो इशू इन दिस क्वेश्चन, मतलब इन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। सेकंड कह रहा है कि द बंडल ऑफ हिश इज अ बंडल ऑफ इलेक्ट्रिकल नोड विच अलाउ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। क्या ये सही है या गलत है, सोच के बताना। दिस इज रॉन्ग, क्यों,
ये कह रहा है क्या बंडल ऑफ हिज जो है क्या वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं? नहीं, जो आपके ये वेंट्रिकल, ये ना प्रकुंजे फाइबर्स, ये फैले हुए हैं वेंट्रिकल्स में और ये करवाते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, बंडल ऑफ हिज इज अ ग्रुप ऑफ फाइबर्स दैट कैरी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस थ्रू द सेंटर ऑफ हार्ट। अब मुझे बताओ, जो बंडल ऑफ हिज है वो इंपल्सेस कहाँ से लेते हैं? वो लेते हैं इंपल्सेस एबी नोड से। क्या एबी नोड सेंटर ऑफ हार्ट में प्रेजेंट है? नहीं, एबी नोड जो है ये आपके राइट एट्रियम का पार्ट है, ये हार्ट के सेंटर का पार्ट नहीं है। क्योंकि आपको पता है जो आपका एबी नोड है कहाँ होता है? एबी नोड इज प्रेजेंट एट लेफ्ट लोअर साइड ऑफ राइट एट्रियम, है ना? तो एबी नोड इज प्रेजेंट एट लोअर साइड ऑफ राइट एट्रियम, लोअर lateral side of right atrium, and it is not the center of heart. ये हार्ट का सेंटर नहीं है, इस वजह से दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट, बंडल ऑफ हिश इज लोकेटेड इन द प्रॉक्सिमल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बंडल ऑफ हिश जो है ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट है, जो वेंट्रिकल्स का सेपरेशन वाला पार्ट है सेप्टम? हाँ, लेकिन सवाल को वापस पढ़ो, इट इज प्रेजेंट एट द प्रॉक्सिमल पार्ट। क्या ये बंडल ऑफ हिज जो है क्या ये सिर्फ प्रॉक्सिमल पार्ट में प्रेजेंट है या पूरे पार्ट में प्रेजेंट है? हाँ, नाउ हियर यू गॉट द पॉइंट, है ना? तो आपका जो ये जो बंडल ऑफ हिश है ये प्रॉक्सिमल पार्ट में ना होकर ये पूरे पार्ट में प्रेजेंट है, पूरे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट है, ना कि सिर्फ प्रॉक्सिमल में। दिस इज वाई दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, तो वी कैन से कौन कितनी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना? ओनली वन स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर ए, लाइक ए स्टेटमेंट इज करेक्ट, बाकी सब गलत है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं आपको ये बताना है कौन सा क्या है। तो ब्लड ग्रुप का बेसिक्स आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप लेक्चर को प्रॉपर्ली देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाई मे रिसीव द ब्लड फ्रॉम ओ, आपको इसके लिए क्या करना है, सिंपल सा ना एक चार्ट याद रख लो, आपको ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। चार्ट कौन सा है कि वी हैव ओ ब्लड ग्रुप, वी हैव ए ब्लड ग्रुप, वी हैव बी ब्लड ग्रुप, वी हैव ए बी ब्लड ग्रुप। ए वाला पर्सन ब्लड ए से ले सकता है और ए को दे सकता है ना? ओ वाला ओ से ले सकता है, ओ को दे सकता है। बी वाला बी से ले सकता है, बी को दे सकता है, नो इशू। ए बी वाला ए बी से ले सकता है, ए बी को दे सकता है, नो इशू। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। ओ वाला यूनिवर्सल डोनर होता है तो वो ओ वाला ए को भी दे सकता है, ओ वाला बी को भी दे सकता है और ओ वाला बी को भी दे सकता है। ए जो है ए बी यूनिवर्सल रिसेप्टर है, इसलिए वो ए से भी ले सकता है और बी से भी ले सकता है, और ए बी वाला किसी को नहीं देता सिवाय अपने आप को। तो वी कैन जस्ट नोट हेयर फ्यू पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए बी क्या होता है? इट इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, है ना? और ओ क्या होता है? इट इज द यूनिवर्सल डोनर। ये आपका यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो फॉर दिस क्वेश्चन वी कैन से ओ मे रिसीव ब्लड फ्रॉम, ओ जो है वो कहाँ से ब्लड रिसीव करेगा? तो ओ कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ओ, सही है। एंड कैन डोनेट टू, तो ओ, ये जो ओ है ये सबको डोनेट कर सकता है। तो देखो सब वाला कौन सा ऑप्शन है? जेड की जगह पे सारे होने चाहिए, जेड की जगह पे सारे इसमें है, ओ ए बी, ओ ए बी। समझिए, बहुत स्मार्ट है ये लोग, है ना? नेक्स्ट, ए वाला मे रिसीव ब्लड फ्रॉम, ए वाला किससे ब्लड ले सकता है? ओ से ले सकता है या खुद से ले सकता है? तो आप कह सकते हैं एक्स की जगह पे ए होना चाहिए या फिर ओ होना चाहिए। तो एक्स की जगह पे यहाँ पे सिर्फ उन्होंने ओ दिया है, ये नहीं हो सकता आंसर। एक्स की जगह पे सिर्फ ए दिया है, ये नहीं हो सकता। एक्स की जगह पे ओ दिया है, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना? जो आपका एक्स की जगह पे यहाँ पे इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए एज वेल एज ओ, तो ए और ओ होना चाहिए, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल देखो। 25th क्वेश्चन इज सेइंग इन ह्यूमन द ब्लड पासेस फ्रॉम द पोस्ट केवल टू द डायस्टोलिक राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। देखो, इफ वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस पोस्ट केबल। पोस्ट केबल का साइंटिफिक नेम है सिंपली सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। एंड प्री केबल का आंसर है इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे हम कह सकते हैं बेसिकली
कि जो आपका सुपीरियर वेना कावा है ना, और वी कैन से पोस्ट इज इंफीरियर, प्री इज सुपीरियर. ओके, तो लेट मी जस्ट करेक्ट इट हियर. दिस इज पोस्ट, दिस इज प्री बेसिकली, एंड दिस इज पोस्ट. तो क्वेश्चन बात किसी कर रहा है, क्वेश्चन बात कर रहा है पोस्ट की, मतलब कि इंफीरियर वेना कावा. तो जो इंफीरियर वेना कावा से आने वाला ब्लड है इनटू द राइट एट्रियम, ये क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द केवल एंड एट्रियम. एट्रियम में और जो आपकी सुपीरियर वेना कावा है, इंफीरियर वेना कावा जो है, इन दोनों के अंदर जो प्रेशर डिफरेंस है, इसलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ब्लड आता है. दैट इज मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, 26 क्वेश्चन पे आते हैं. कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर लोकेटेड इन द ट्यूनिका मीडिया ऑफ द ब्लड वेसल्स. तो ट्यूनिका मीडिया क्या है? आपको पता है कि वॉल ऑफ ब्लड वेसल है, वॉल ऑफ ब्लड वेसल है ना. तो आप क्या कह सकते हैं कि आपकी जो ब्लड वेसल्स की वॉल होती है, एक्सटर्ना, मीडिया, इंटरना. वी हैव 3 वॉल्स, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना. ये 3 जो आपकी वॉल्स हैं, इनमें से सबसे अपर मोस्ट जो है ट्यूनिका एक्सटर्ना, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. सेकेंड ट्यूनिका मीडिया, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, है ना. और ट्यूनिका इंटरना इज मेड अप ऑफ एंडोथीलियम विच इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. ओके, अब ऑप्शन पे आते हैं. तो भाई पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि यार जो ट्यूनिका मीडिया है वो स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल से बनी हुई है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकते, इन दोनों में से होगा. और इन दोनों में से भी जो आपकी ट्यूनिका मीडिया है उसमें आपके येलो फाइबर्स पाए जाते हैं, बिकॉज येलो फाइबर्स आर इलास्टिक. ये इलास्टिक नेचर के होते हैं. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आते हैं अगले सवाल पे. 27 क्वेश्चन इज सेइंग subsequent normal pregnancy of RH positive and RH negative can be possibly be. Subsequent मतलब आने वाली जो बच्चे होंगे इसके वो कैसे हो सकते हैं? Administrating RH antibodies to the mother just after the delivery of first child. अगर फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के बाद आपने अगर उस मदर को, जो आप कह सकते हो, सॉल्यूशन की बात करें, सो फादर इज बेसिकली पॉजिटिव, मदर इज बेसिकली नेगेटिव. तो इनके जो आने वाले बेबीज है ना, वो सेफ हो सकते हैं अगर को जस्ट आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी, पहली डिलीवरी के बाद अगर को इस मदर के अंदर रोगम को इंजेक्ट कर दिया गया. तो क्या होता है ये रोगम? तो आपको पता है कि जो मदर की बॉडी के अंदर एंटी RH एंटीबॉडीज बनी थी ना, उनको ये किल कर देगी. और यही तो प्रॉब्लम थी, यही तो फसाद की जड़ थी, यही थी जो आने वाले बेबीज के अंदर जो RH एंटीजन प्रेजेंट है उसके साथ फाइट करके उन्हें किल कर रही थी. अब जब यही नहीं रहेगी तो बेसिकली आने वाले सारे बच्चे सेफ हो जाएंगे. दिस इज द आंसर. ठीक है, अगला सवाल 28 पे आते हैं. क्या कह रहा है? RH नेगेटिव पर्सन डोनेट्स ब्लड टू RH पॉजिटिव. सो यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे, केस नंबर फर्स्ट एंड केस नंबर 2. पहले वाले केस में क्या होगा कि मान लो अगर को RH पॉजिटिव पर्सन है, मतलब इट हैज़ द RH एंटीजन, इट्स मीन इट्स पॉजिटिव. और एक है RH नेगेटिव, मतलब इसके पास कोई भी एंटीजन या एंटीबॉडीज नहीं होगा. क्या कह रही है? ये कह रहा है इफ RH नेगेटिव पर्सन डोनेट्स टू RH पॉजिटिव. ये तो केस होगा जब पॉजिटिव वाला नेगेटिव को दे रहा है ब्लड. और एक केस क्या होता है जब RH नेगेटिव वाला, जिसके पास कोई एंटीजन कोई कुछ नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिव वाला है RH पॉजिटिव, जिसके पास एंटीजन प्रेजेंट है. ठीक है, अगर ये इसको देगा तो इस वाली सिचुएशन में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, बिकॉज सिंपल सी बात है कि यहां से यहां पे कुछ जा ही नहीं रहा. भाई फाइटिंग किसके बीच होती है? एंटीजन और एंटीबॉडीज के बीच में. जब यहाँ पे कोई एंटीजन है ही नहीं, कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो प्रॉब्लम क्या है? फिर जान दो इसको, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नो कॉम्प्लिकेशंस. वी कैन से हियर दैट नो कॉम्प्लिकेशंस. यहाँ पे मैचिंग हो जाएगी. ठीक है,
लेकिन यहाँ वाले केस में क्या है कि यार RH, इस वाले ब्लड के पास ना एक RH एंटीजन है, इसने कभी देखा ही नहीं RH एंटीजन कैसा होता है, तो इसे नहीं पता। अब फर्स्ट टाइम अगर ये इसके पास आ रहा है तो ये रेसिस्टेंट तो शो करेगा ना। मान लो आपके घर में कोई ऐसा बंदा आ जाए जिसको आप कभी जानते ही नहीं, जो कभी आया ही नहीं, क्या उसको ऐसे घर में घुसने दोगे? रोकोगे ना, रेसिस्टेंस करोगे ना, पूछोगे ना। तो सेम चीज इस वाले बंदे ने, RH नेगेटिव पर्सन ने कभी RH एंटीजन देखा ही नहीं, ये RH पॉजिटिव है, तो ये इसको आने से रेसिस्ट करेगा एंड यहाँ पे होगी कॉम्प्लिकेशंस। सो यू कैन रीड द ऑप्शंस। कह रहा है कि अगर RH नेगेटिव वाला RH पॉजिटिव को देगा, कोई कॉम्प्लिकेशन है क्या? कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो वी कैन से नथिंग विल हैपन। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, 29 क्वेश्चन इज सेइंग दैट डायग्राम गिवन हियर, डायग्राम कुछ इस तरीके का है, यहाँ मेंशन नहीं है, ठीक है। दिस इज P Q R S T। तो इस डायग्राम में बताओ P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आपको पता है यहाँ पे इन सब में P वेव जो होती है वो क्या दिखाती है आपको, Q R S वेव जो है वो क्या दिखाती है, T वेव जो है वो क्या दिखाती है। तो जो P वेव है आपकी वो रिप्रेजेंट करती है क्या, एट्रियल सिस्टोल, है ना। QRS आपकी पल्स दिखाती है, या फिर आप कह सकते हो कि वेंट्रिकल सिस्टोल, सिस्टोल को ये रिप्रेजेंट करेगी। और T जो है ये आपकी वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करेगी, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करेगी। एंड वी कैन सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, या फिर आप कह सकते हो एट्रियल सिस्टोल इज रिप्रेजेंटेड बाय P wave. Coming on to the last question of this class, we can say if due to some injury the chordate tendon of the tricuspid valve of the human heart is partially non-functional, कौन सी की बात कर रहा है ये पढ़ना जरूरी है, बिकॉज आई हैव रेड कि यार एक बार ना ऐसे ही सवाल आया था, वहाँ ट्राइकस्पिड की जगह पे ना बाइकस्पिड दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड दिया है इन्होंने। तो हम कर सकते हैं सॉल्व, कैसे? हमको पता है कि यार ये अगर हमारा हार्ट है तो इस हार्ट के अंदर वी हैव द ट्राइकस्पिड हेयर ऑन द राइट साइड, और अगर ये ठीक से काम नहीं कर रही है ना, तो भाई आपका जो यहाँ पे कौन है, पल्मोनरी आर्टरी, इसमें ब्लड प्रेशर से नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि अगर ये ओपन रह गई तो ऊपर से ब्लड नीचे प्रेशर से नहीं आ पाएगा, यहाँ पे ब्लड प्रेशर से नहीं आएगा तो ब्लड प्रेशर से बाहर जा भी नहीं पाएगा। सो वी कैन से ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। द फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस, इसमें जाने वाला ब्लड थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज प्रेशर है ही नहीं वहाँ पे। दैट इज द रीजन। एंड शेयर वी कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। होपफुली यू एंजॉय दिस। एंड हमने काफ़ी सारे सवाल लगा लिए, हमने काफ़ी डिटेल्स भी पढ़ी है हर सवाल के पीछे की कॉन्सेप्ट की। तो लाइक लेट्स सी, है ना, आने वाले सेशन में हम किस तरीके से और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। एंड यू विल बी कंसिस्टेंट बिकॉज एंड तक जो टिका रहेगा वही जीतने वाला है। इस बार खबरदार अगर गिव अप किया तो, बिकॉज द प्रॉब्लम विद अस इज लाइक हम हर बार ना चीज़ों को स्टार्ट तो बड़ी एक्साइटेशन से करते हैं लेकिन गिव अप कर देते हैं। इस बार खबरदार, सिर्फ 100 दिन बचे हैं नीट में, उस नीट तक अगर आपने ये 100 दिन में ही सारे सवाल लगा लिए ना, आई एम श्योर कि यार मेडिकल में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोकेगा आपको। एंड दैट्स फॉर दिस सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलेंगे हमारे आने वाले सेशन में। इन सभी टॉपिक्स जो भी आपके चैप्टर्स हैं जूलॉजी बॉटनी के, अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, लाइक एनी चैप्टर लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम और बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन बाय लक्ष्य सर। आप उसको सर्च कीजिए, नीट निकेतन, एंड दिस इज हाउ यू विल गेट द लेक्चर्स और डिटेल लेक्चर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। वन शॉट आपको मिल जाएंगे, PYQs मिल जाएंगे, NCERT एग्जाम्पलर की सीरीज आपको मिल जाएगी, सब कुछ अवेलेबल है। यू जस्ट हैव टू स्टडी, है ना। दैट्स व्हाट वी वांट फ्रॉम यू। एंड मिलते हैं हमारे आने वाली क्लासेस में। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय, टेक केयर।